Hi, this is Ajay Anand and welcome to History Classes from excelup.com। इस लेसन में आप इंडो चीन के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। इंडो चीन किस भूभाग को कहा जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे और वहाँ फ्रांसीसी उपनिवेश की शुरुआत कैसे हुई, उपनिवेशी शासकों ने किस तरह नई शिक्षा पद्धति को लाया, वियतनाम में धर्म परिवर्तन के कारण जो समस्याएं खड़ी हुई उनके बारे में पढ़ेंगे, वियतनाम का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे और वियतनाम पर अमेरिकी कब्जे के बारे में पढ़ेंगे। आधुनिक वियतनाम, लाओस और कंबोडिया को सम्मिलित रूप से इंडो चीन का नाम दिया जाता है। जैसा कि इस नक्शे में दिखाया गया है, ये काले रंग से जो भाग दिख रहा है वह है वियतनाम, ये लाओस है, ये कंबोडिया है। ये दोनों देश वियतनाम के पश्चिम में हैं और वियतनाम के उत्तर में चीन है। थाईलैंड भी वियतनाम के पड़ोस में है। वियतनाम में उपनिवेश की शुरुआत तब हुई जब 1858 में फ्रांस की सेना वियतनाम पहुंच गई और 1880 के दशक का मध्य आते आते फ्रांसीसी सेना ने वियतनाम के पूरे उत्तरी इलाके पर कब्जा कर लिया। 1887 में अन्नान पर विजय के साथ फ्रेंच इंडोचीन का निर्माण संपन्न हुआ। फ्रांसीसी शासकों के लिए उपनिवेश का क्या मतलब था? उस जमाने में जितनी भी यूरोपीय ताकतें थी, हर किसी को दुनिया के ऐसे भूभाग की ज़रूरत थी जहां पर उनके कारखानों के लिए कच्चे माल उपलब्ध थे और इसी होड़ में विभिन्न यूरोपीय ताकतों ने एशिया, खासकर से अफ्रीका और अन्य महाद्वीपों में अपने उपनिवेश बनाने शुरू किए थे ताकि वहां से कच्चा माल ला सकें। साथ में वे उपनिवेश का विकास भी करना चाहते थे ताकि यूरोप की फैक्ट्रियों में बने माल के लिए एक बाजार तैयार हो सके। तो फ्रांस ने वियतनाम में भी काफ़ी काम किया था। मेकोंग नदी के डेल्टा वाले क्षेत्र में सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया गया और इसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ पर धान की पैदावार काफ़ी बढ़ गई। रेलवे लाइन भी बिछाई गई, वियतनाम से लेकर के चीन तक और थाईलैंड तक रेल का नेटवर्क बनाया गया ताकि माल की ढुलाई हो सके। लेकिन उसके अलावा यदि औद्योगिक विकास की बात करें तो उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं हो पाया था। इसके अलावा यूरोपीय देशों को लगता था, उपनिवेशी ताकतों को लगता था कि वे काफ़ी विकसित हैं और उपनिवेश के लोग पिछड़े हुए हैं, तो उन्हें लगता था कि पिछड़े हुए लोगों को विकसित करना उनकी जिम्मेदारी बनती है। कहीं ना कहीं ये भी सोच थी और इसी सोच को साधने के लिए उपनिवेशी शिक्षा पद्धति को उपनिवेशों में अपनाया गया। अब इस शिक्षा पद्धति की एक दुविधा थी। कुछ विचारकों का मानना था कि बिल्कुल आधुनिक शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि स्थानीय लोग तरक्की कर सकें और स्थानीय लोग फ्रांसीसी उत्पादों के लिए बाजार बना सकें। वहीं दूसरी ओर कुछ अन्य विचारकों का मानना था कि यदि बहुत अधिक शिक्षित कर दिया गया तो लोगों में जागरूकता आ जाएगी, उन्हें लोकतंत्र, पर्सनल लिबर्टी, इन सब के मायने समझ में आने लगेंगे और कहीं ऐसा न हो कि वे
उपनिवेशी ताकतों के विरोध में अपने सर उठाने शुरू कर दें। आधुनिक होने का भी अर्थ कुछ अलग ही था। उस जमाने में वियतनामी पुरुषों में लंबे बाल रखने का फैशन था, लेकिन फ्रांसीसी लोगों को लगता था कि छोटे बाल आधुनिकता की निशानी थे और इसलिए वे चाहते थे कि वियतनाम के लोग भी पश्चिमी तर्ज पर सजे संवरे, उनकी पोशाक वैसी हो। एक तरह से वे एक ऐसा एशियाई फ्रांस बनाना चाहते थे जिसके तार यूरोप के फ्रांस से हमेशा के लिए जुड़ जाएं। साथ में वे शिक्षा इसलिए भी देना चाहते थे कि वियतनाम में काम करवाने के लिए क्लर्कों की फौज खड़ी की जा सके। बहुत अधिक शिक्षा देने के पक्ष में इसलिए नहीं थे क्योंकि कई फ्रांसीसियों को लगता था कि अगर ऊंचे पदों की नौकरियों के लिए वियतनामीज आगे आने लगे तो फिर फ्रांसीसियों को नौकरी नहीं मिल पाएगी। और इसलिए एक नीति यह भी होती थी कि फ्रेंच के इम्तिहान में जानबूझकर विद्यार्थियों को फेल कर दिया जाता था, क्योंकि ऐसा बताया जाता था कि अगर कोई फ्रेंच में अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो उसको फ्रांस की नागरिकता भी मिल जाएगी। अब इस परंपरा और आधुनिकता की लड़ाई में धीरे धीरे स्कूलों में विरोध होने लगा, खासकर से प्राइमरी स्कूलों में, जहां पर के वियतनाम के शिक्षकों की संख्या बढ़ने लगी और वे शिक्षक सिलेबस में जो लिखा हुआ था उस पर ध्यान नहीं देते थे, बल्कि उसमें तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से पढ़ाया करते थे ताकि वियतनाम की सभ्यता को अच्छे प्रकाश में, अच्छी रोशनी में दिखा सके। और 1920 का दशक आते आते छात्रों द्वारा राजनीतिक पार्टियों का निर्माण भी होने लगा। जैसे एक उदाहरण है यंग अन्नन पार्टी। छात्र पत्रिकाएं भी निकालने लगे। ऐसी पत्रिका का एक उदाहरण है अन्ननीज स्टूडेंट। एक बड़ा दिलचस्प वाकया है, वह है प्लेग की समस्या का। हनोई शहर में एक इलाका फ्रांसीसी लोगों के लिए खासकर से बसाया गया। इस इलाके में आधुनिकतम आर्किटेक्चर और निर्माण सामग्री से एक अलग ही शहर बनाया गया था, जहां बड़े बड़े मकान थे, चौड़ी सड़कें थी, नालियां थीं। लेकिन जिन नालियों को शहर की साफ सफाई के लिए बनाया गया था, उन नालियों में चूहों की जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगी और हनोई में प्लेग फैल गया। अब प्लेग से छुटकारा पाने के लिए वहां के प्रशासकों ने चूहे पकड़ने की स्कीम निकाली। यह घोषणा की गई कि हर आदमी एक चूहा पकड़ के लाएगा और जो जितने चूहे पकड़ के लाएगा उस हिसाब से उसे मेहनताना दिया जाएगा। चूंकि चूहों की संख्या बहुत ज्यादा थी तो ऐसा बताया गया कि चूहे की पूंछ काटकर लाने से भी काम चल सकता है। बस फिर क्या था, वहां के स्थानीय लोग शुरू हो गए चूहे पकड़ने। कुछ लोगों ने इतना दिमाग लगाया कि चूहों को मारते नहीं थे, केवल उनकी दुम काट के ले जाते थे और बदले में मेहनताना ले लेते थे। कुछ लोग तो उससे भी आगे निकल गए, उन्होंने चूहे पालना शुरू कर दिया ताकि चूहे पकड़ने की झंझट से मुक्ति मिल जाए और कमाई भी हो जाए। तो यह वाकया यह दिखाता है कि आप जब बहुत बुरी परिस्थिति में फंस जाते हैं तब हो सकता है कोई ना कोई अनूठा रास्ता निकल आए आपकी जान बचाने के लिए। धर्म और उपनिवेश। वियतनाम के धर्म पर बुद्ध, कन्फ्यूशियस और स्थानीय रीतियों के मिश्रण का प्रभाव था, लेकिन फ्रांसीसी शासकों के साथ साथ वहां पर ईसाई मिशनरी भी आए थे और उन लोगों ने धर्म परिवर्तन का काम शुरू कर दिया था। इसको लेकर के लोगों में काफी नाराजगी थी और लोग इसके विरोध में खड़े होने शुरू हो गए। 1969 का स्कॉलर रिवॉल्ट ऐसा ही एक विरोध था। धर्म परिवर्तन के खिलाफ आंदोलन चलाने वालों में दो अग्रणी नाम हैं, हुइन फू सो और फान बोईचाओ। हुइन फू सो लोगों में जागरूकता का अभियान चलाते थे। वो लोगों में कुरीतियों के खिलाफ बातें करते थे, जैसे शराब के खिलाफ, बाल विवाह के खिलाफ, बुरी आदतों के खिलाफ, और वो काफ़ी लोकप्रिय थे। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि फ्रांसीसी शासकों ने कोशिश की कि उनको पागल घोषित कर दिया जाए, लेकिन जिस डॉक्टर ने उनको पागलपन का सर्टिफिकेट देना था वही उनका बड़ा फैन हो गया।
बाद में हुइन फू सो को देश निकाला दे दिया गया था। फान बोई चाओ वियतनाम की पुरानी संस्कृति के पक्षधर थे और उस पर उन्होंने किताबें भी लिखी थी, लेकिन फान सू ट्रेन इनके विरोध में थे। वह फ्रांसीसी नीतियों का समर्थन करते थे, वह उनकी उदारवादी नीतियों से काफ़ी प्रसन्न थे और वो चाहते थे कि फ्रांसीसी शासक वियतनाम में आधुनिक शिक्षा प्रदान करें, औद्योगिकीकरण करें और वहाँ पर आर्थिक विकास का काम करें। इसके अलावा वियतनाम पर चीन और जापान का प्रभाव भी पड़ा था। 20वीं सदी के पहले दशक में वियतनाम से काफ़ी छात्र जापान गए थे ऊंची शिक्षा प्राप्त करने, और वहाँ पर जाकर के वे आंदोलन भी करते थे और जापान के शासकों से गुजारिश भी करते थे कि वियतनाम के खिलाफ लड़ाई में उनका साथ दें। 1907 में जब जापान ने रूस पर विजय प्राप्त की तो उसके बाद पूरी दुनिया ने जापान की सैन्य शक्ति का लोहा मान लिया। लेकिन 1908 में उसके बाद जापान की मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर द्वारा वियतनामी छात्रों की क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगा दिया गया। 1911 में चीन में सन यात सेन के नेतृत्व में लोकप्रिय आंदोलन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पर राजतंत्र की समाप्ति हुई और लोकतंत्र की बहाली हुई। वियतनाम के छात्र इससे काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया जिसका नाम था एसोसिएशन फॉर द रिस्टोरेशन ऑफ वियतनाम, जिसका वियतनामीज में नाम था वियत कुआन फुक होई, और इन लोगों ने फिर लोकतंत्र पर काफ़ी काम करना शुरू किया। कम्युनिस्ट आंदोलन 1930 की आर्थिक मंदी का पूरी दुनिया पर असर पड़ा था, यह हम सभी जानते हैं, और वियतनाम पर भी पड़ा था। मंदी के कारण वियतनाम में अनाजों के दाम घट गए थे और व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ गया था। लोगों में भूखमरी की हालत हो गई थी और इससे लोगों का गुस्सा बढ़ता चला जा रहा था, और इसके परिणाम स्वरूप वहाँ पर कम्युनिस्ट आंदोलन शुरू हुआ। फरवरी 1930 में हो ची मिन्ह ने वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की, जिसका वियतनामीज में नाम है वियतनाम कॉन्ग सन डोंग। बाद में इसका नाम कर दिया गया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। अब उसके विरोध में हो ची मिन्ह ने बाकी पार्टियों के साथ मिलकर के लीग ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम बनाई, जिसका वियतनामीज नाम है वियतनाम डॉक लैप डोंग मिन, और इसे वियतमिन के नाम से भी जाना जाता है। और इन लोगों ने अपना संघर्ष शुरू किया और 1945 में वियतमिन ने जापान से हनोई को जीत लिया और इसके साथ ही डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम की स्थापना हुई और वियतनाम एक नया देश के रूप में उभरा। इसके चेयरमैन बने हो ची मिन्ह। इसके कुछ दिनों के बाद फ्रेंच शासकों ने राजा बाओ दाई का कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया और वियतमिन को हरा दिया। जान बचाने के कारण वियतमिन के लोगों ने जाकर के पहाड़ों में छिपना मुनासिब समझा। फिर 1954 में वियतमिन ने दिएन बिएन फू में फ्रांसीसियों को हरा दिया और दोबारा से वियतनाम पर कब्जा किया। इसके बाद जेनेवा में शांति समझौता हुआ, लेकिन उसका एक बुरा रिजल्ट आया वियतनाम के विभाजन के रूप में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन्ह की सरकार बनी और दक्षिणी वियतनाम में बाओ दाई की सरकार बनी। फिर बाद में नगो दिन दिएम द्वारा बाओ दाई का तख्ता पलट कर दिया गया। तो दक्षिणी वियतनाम में नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने नगो दीम की तानाशाही का विरोध करना शुरू किया। नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने हो ची मिन्ह के साथ भी हाथ मिलाया ताकि दक्षिणी वियतनाम को आज़ाद कर सके, वहाँ लोकतंत्र फिर से बहाल कर सके। अमेरिकी कब्जा। इसी बीच अमेरिका को लगने लगा कि चूंकि वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बन गई थी तो कम्युनिज्म बाकी के इलाकों में पैर पसारने लगेगा, और इसकी रोकथाम करने के लिए अमेरिका ने वियतनाम पर हमला करने का निर्णय ले लिया। 1965 में अमेरिका अपनी सेना के साथ वियतनाम पहुंच गया और वहां पर कब्जा जमा लिया। लोगों को लगता था
कि अमेरिका महाशक्ति है और वियतनाम के लोग उसके आगे टिक नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस अजीब सी लड़ाई में अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी। अमेरिका के पास अत्याधुनिक हथियार थे, B-52 बॉम्बर थे और कमाल के सैनिक थे, लेकिन उसके बावजूद अमेरिका के 47,000 सैनिक हताहत हुए, 3,03,000 सैनिक घायल हुए, जिनमें से लगभग 23,000 सैनिक हमेशा के लिए अपाहिज हो गए। वियतनाम के लोगों ने, एक एक आदमी ने अमेरिका के खिलाफ लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। उधर अमेरिका की पब्लिक दो पार्टों में बटी हुई थी। कुछ लोग सरकार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग उसके विरोध में भी थे। कुछ लोगों का मानना था कि अमेरिका को ऐसी लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहिए जहां जीतने की कोई संभावना ना हो, और ये लड़ाई लंबी चली। इसी लड़ाई में हो ची मिन्ह ट्रेल का वाकया न करना नाइंसाफी होगी। दरअसल हो ची मिन्ह ट्रेल सड़कों और पगडंडियों का एक जाल है जो कि उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम तक जाता है, और इस ट्रेल का मुख्य रास्ता वियतनाम में ना होकर पड़ोसी देशों लाओस और कंबोडिया में होता है, जिसकी शाखाएं निकल के दक्षिणी वियतनाम के दूर दराज इलाकों में जाती है। यह जो रास्तों का जाल था, यह घने जंगलों से पेड़ों से आच्छादित था, और इसलिए अमेरिका के टोही विमान इसको ठीक से देख नहीं पाते थे, और इस रास्ते का वियतनाम के लोगों ने बखूबी उपयोग किया। इस रास्ते के सहारे हथियार, रसद, दवाएं और अन्य सामान हर लड़ाके को सप्लाई की जाती थी। लोग साइकिलों पर, महिलाएं भी जाती थी साइकिलों पर सामान लेकर के। बीच बीच में अमेरिका के बमबरसक इस रास्ते का कहीं ना कहीं कुछ नुकसान कर देते थे, तोड़ देते थे, लेकिन वियतनाम के लोग आनंद फानंद में उसकी मरम्मत भी कर लेते थे। और इस लड़ाई में महिलाओं ने भी काफ़ी भूमिका निभाई, क्योंकि महिलाएं वियतनाम की आसपास के अन्य देशों की तुलना में काफ़ी हद तक स्वतंत्र थी, लेकिन उन्हें सार्वजनिक जीवन में भागीदारी करने का मौका शायद पहले नहीं मिला था। इसमें मौका मिला था तो उन्होंने हो ची मिन्ह ट्रेल पर सप्लाई लाइन जारी रखी, लोगों की मदद की, और कई मामलों में आगे आकर उन्होंने जब जरूरत पड़ी तो बंदूकें भी उठाई। और आम जनता की मिलीजुली लड़ाई के कारण, मातृभूमि के प्रति समर्पण के कारण अमेरिका को घुटने टेकने पड़े, और अंत में 1974 में जनवरी में पेरिस में शांति समझौता हुआ और अमेरिका वहाँ से हट गया। लेकिन फिर वहाँ पर साइगांव में समस्याएं हुई, और NLF ने, द नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने साइगांव से लड़ाई की, और 30 अप्रैल 1975 को साइगांव के राष्ट्रपति भवन पर कब्जा भी कर लिया, और इसके साथ एक सकल वियतनाम की स्थापना हुई और एक नया राष्ट्र फिर से पटल पर आया। तो इस लेसन में मैंने आपको इंडो चीन में उपनिवेश की शुरुआत के बारे में बताया, उपनिवेशी शक्तियों की शिक्षा पद्धति के बारे में बताया, और उस शिक्षा पद्धति का किस तरह विरोध हुआ उसके बारे में बताया। उसके बाद मैंने धर्म परिवर्तन के कारण होने वाली समस्याओं के बारे में बात की। फिर वियतनाम में कम्युनिस्ट आंदोलन कैसे हुआ, वियतनाम पर जापान का और चीन का क्या प्रभाव पड़ा यह बताया, और आखिरी में वियतनाम पर अमेरिकी कब्जे के बारे में बताया। इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।